नमो संस्कृताय मित्रों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत स्वर के भेद विषय में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। यानी महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में जो सूत्र दिया है और उसको वरदराजाचार्य ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो उन्होंने रख करके जो उसके वृत्त दिया है, उसके आधार पर मैं आज आप लोगों को स्वर के भेद मैं उस पर चर्चा करने वाला हूँ, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो उसका सूत्र है, मैं लिख देता हूँ, स्वर के भेद। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है? ऊ कालो झ्र स्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है ना, सूत्र थोड़ा लंबा है, आप लोग देख सकते हैं कि ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, पहले इसको आप लोग समझ लीजिए। ये जो सूत्र है इसको तो दिया है महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में। ठीक है, कि स्वर के कितने भेद होते हैं। अभी आपको सूत्र लंबा लग रहा होगा, अभी मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, केवल देखो, ऊ धन काल, ठीक है, धन अच, फिर उसके बाद प्लस ह्रस्व प्लस दीर्घ प्लस प्लुत। यानी ऊ धन काल धन अच धन ह्रस्व धन दीर्घ धन प्लुत। ठीक है, यानी ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। यही है ये सूत्र पूरा, कि ऊ स्वर है, काल यानी समय, काल यानी जिसको आप अंग्रेजी में टेंस कहते हैं भाई, टेंस माने काल यानी समय। ठीक है ना, और अच माने स्वर, मैंने महर्षि सूत्र में आपको बताया है, और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये तीन नाम हो गए स्वर के। ठीक है, यानी ऊ के, ऊ अर्थात जो आ ई ऊ पढ़ते हैं ऊ, ठीक है, ऊ जो मात्रा है जो स्वर है उसके लिए कहा गया है कि ऊ के काल अर्थात उसके उच्चारण में काल जितना समय लगता है, ऊ के उच्चारण में काल के अनुसार अच अर्थात स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहते हैं। ऊ के उच्चारण काल के अनुसार ही अच अर्थात स्वरों की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है, या अच ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी वृत्ति जो वरदराजाचार्य ने स्पष्ट की, उन्होंने लिखा इसी को कि उश्च, उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने लिखा कि उश्च, पहले उन्होंने लिखा छोटा ऊ, ठीक है ना, उन्होंने क्या लिखा? छोटा ऊ, उश्च, फिर बड़ा ऊ, उश्च, फिर उससे बड़ा ऊ, उश्च, तीन लिख दिया हमने। उश्च 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 इति वह वाम काल। ठीक है ना, ठीक, इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः स्यात्। यही है उश्च 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 इति वह वांग काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अब देखिए, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र को वृत्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है वरदराजाचार्य ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में। उन्होंने स्पष्ट किया, स्पष्टीकरण दिया उन्होंने कि पहले लिखा उन्होंने उश्च यानी छोटा ऊ है, फिर उसके बाद बड़ा वाला ऊ, फिर उसके बाद ऊ लिख के तीन लिखा होगा, उश्च 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 इति वह, इस प्रकार से वह उसके वाम उस काल के अनुसार। ठीक है ना, यस्य सोच, जिस सोच सह अच, उसका अलग कर दीजिए, सह अच यानी उस अच के उच्चारण में जितना समय लगता है वह क्या होता है? यस्य सोच
क्रमाद क्रम से उसकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि ह्रस्व कौन सा हो गया, छोटा वाला ऊ जो पहले हमने लिखा है, फिर दीर्घ कौन हो गया, उससे जो बड़ा ऊ की मात्रा है, फिर प्लुत कौन हो गया, जो उससे बड़ा ऊ है। ठीक है ना, तो ये क्रम से क्या हो जाएंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहे जाएंगे। ठीक है ना। अब आइए देखिए, मैं आपको स्पष्ट करके और बता रहा हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। देखिए, इसमें हमने यह जो मैं अलग अलग करके लिख देता हूं, जैसे उस वहां पर कहा गया, तो उस मतलब ये छोटा ऊ, तो छोटा ऊ क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, यानी छोटी, जो छोटी मात्रा होती है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। फिर उसके बाद बड़ा ऊ है, इसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, यानी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा ऊ लिख के उसके आगे 3 लिख दिया जाता है, फिर इसको प्लुत कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये स्वर के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। ऊ कहने पर जैसे हम कहते हैं उ, छोटा ऊ, जैसे हम कहते हैं कि कु। ठीक है ना, छोटा ऊ हमने दे दिया, इसका चिन्ह ये है। फिर क, बड़ा ऊ दे दिया कु, फिर कु बड़ा ऊ लिख करके उसके आगे हमने 3 लिख दिया, जिसको कहते हैं कु। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं, समझ रहे कि नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो छोटा ऊ है उसको हम ह्रस्व यानी कम समय लगता है, उससे ज्यादा समय मैंने ठीक उसका 2 गुना समय, ह्रस्व में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय क्या हो जाता है, दीर्घ में लग जाता है। बड़ा स्वर के उच्चारण में, दीर्घ में, उसको हम दीर्घ कहते हैं। और उससे ज्यादा समय, उसका 2 गुना समय जो है किसमें लग जाता है, प्लुत में लग जाता है। एक चीज मैं आपको बहुत आसानी से मैं बता दूं, एक पक्षी है जिसे हम मुर्गा कहते हैं। ठीक है, भोर में वह हम लोगों को पहले जगाने का कार्य करता था, अब तो शायद बहुत कम रह गए हैं। और ठीक 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो अपना भोर में वो बोल देता था। तो वहां पर आप लोगों, अगर आप लोगों ने वॉच किया होगा या नहीं किया तो आप लोग उसको वॉच कीजिएगा कि वह 3 प्रकार के स्वर निकालते हैं। जब शुरुआत करते हैं वो बोलने के लिए, तो ह्रस्व भी निकालते हैं, दीर्घ स्वर का भी उच्चारण करते हैं और प्लुत स्वर का भी उच्चारण करते हैं। जैसे वो पहले कहते हैं कुकुहू कु, आप लोग देखिए जब इस तरह से वो कहते हैं तो कु पहले कहते हैं तो ह्रस्व आ जाता है, फिर उसके बाद कु जब कहते हैं तो दीर्घ हो जाता है, और कुकुहू कु जब कु कहते हुए जाते हैं तो प्लुत हो जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ओम, क्या लिख देते हैं, ओम लिखते हैं ना, तो ओम ऐसे लिख के बड़ा ऊ और उसके आगे 3 लिख देते हैं, तो ओम ऐसे उच्चारण करते हैं ना। तो इसका मतलब कि जो ओम लिखा जाता है यह प्लुत स्वर ही होता है। ठीक है ना, यानी यह वैदिक जो प्लुत होता है, ह्रस्व और दीर्घ तो वर्तमान समय प्रयोग में है, लेकिन जो प्लुत है इसका प्रयोग वैदिक वाङ्मय में, यानी वैदिक जो संस्कृत साहित्य है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जी लोग जो वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, उस वैदिक मंत्र में उसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्लुत स्वर का। ठीक है ना। तो अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऊ का ही प्रयोग उदाहरण जो है महर्षि पाणिनि ने क्यों दिया। क्या दूसरा स्वर उनको अ नहीं ले सकते थे, ई नहीं ले सकते थे, क्यों उन्होंने ऊ लिया। तो देखिए, एक तो कारण यह हो सकता है कि ये देखिए तर्क का विषय है। इसका कारण एक ये हो सकता है कि ऊ को उदाहरण उन्होंने इसलिए लिया कि ऊ के का जो उच्चारण है यह सुगमता से हो जाता है। जैसे हम कहते ई को अगर ले लेते मान लीजिए, तो ई कालो झ्रस्व कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि नहीं। या और कोई स्वर लेते तो कहने में थोड़ा री कहते तो री कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत, कहने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेकिन जब हम ऊ कह रहे हैं कि ऊ कालो, तो कहने में हमको सुगमता है, हमारी जीवा जो है आसानी से आगे बढ़ रही है। तो एक कारण तो ये हो सकता है, इस नाते उन्होंने ऊ को लिया है। ठीक है ना। और दूसरा जो कारण है कि ऊ को उन्होंने इसलिए लिया कि चूंकि वो भगवान भोलेनाथ के भक्त थे, और जब वो भक्त थे तो माँ कौन हुई, पार्वती जी हुई। और पार्वती जी का एक नाम क्या है, उमा है। पार्वती जी का एक नाम क्या है, उमा है। और उमा का स्मरण करने के लिए ही, याद रखने के लिए ही लगता है ऐसा उन्होंने किया कि दृष्टांत के तौर पर, उदाहरण के तौर पर उन्होंने ऊ को
ले लिया है यहाँ पर। तो ये दो तर्क बताए जाते हैं, ये तर्क की बात है, बहरहाल उनके मन में जो भी रहा हो, उस समय जो भी स्थिति आई हो, तो ये तर्क बताए जाते हैं कि इस नाते उन्होंने ऊ को लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्वर के भेद हैं हमने आपको बता दिया, आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि इसका जो सूत्र है स्वर के भेद का, पहला ऊ कालो झ्रस्व तिर्का प्लुतः, कि ऊ के उच्चारण काल में लगने वाले समय के अनुसार ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होता है। यानी उच्च 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 इति वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। यानी कि ऊ बड़ा ऊ और उससे बड़ा ऊ कि उच्चारण काल में जो समय लगता है उसके समय के अनुसार, जिस स्वर में जितना समय लगता है उसके अनुसार उसकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है ना, उसके अनुसार क्या होती है, उसकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से उसमें समय के आधार पर, और यह जो विभाजन है यह क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर का भेद है। ठीक है ना, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण ये है। यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण है। यानी जो समय लगता है उसके आधार पर ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यह तीन प्रकार के स्वर होते हैं। अब इसके बाद यह वृत्ति आगे कहती है कि स प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। इसको भी मैं यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि जब ह्रस्व दीर्घ और प्लुत हो जाते हैं, तीन स्वरों में बंट जाते हैं, और यह किसके आधार पर बंटते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यह उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ऊ में समय कम लगता है, उससे ज्यादा समय बड़े ऊ में लगता है, और सबसे ज्यादा समय प्लुत वाले ऊ में लगता है, जिसमें 3 लिखा रहता है। ठीक है ना, तो समय के आधार पर। अब फिर आगे वृत्ति में ही कहा गया है कि स प्रत्येक मुदात्ता विभेदेन त्रिधा। स प्रत्येकम, कि वह प्रत्येक कौन, स किसके लिए आया, वह आ गया ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के लिए, स का प्रयोग किया गया। स में विसर्ग नहीं है, विसर्ग जो है छिपा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, विसर्ग का लोप हो गया है अदर्शनम लोपा से। मैं जब विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा तो उस पर इस चीज को मैं बताऊंगा कि स यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया, स केवल लिखा गया है, तो मैं वहां पर बताऊंगा। यहाँ पर आप समझिए कि स माने वह, स, ठीक है, वह कौन, वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। प्रत्येकम, वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्रत्येकम प्रत्येक, उदात्त आदि भेदेन त्रिधा, यानी उदात्त आदि भेदों से त्रिधा 3 भागों में बंट जाता है। कौन कौन, वह उदात्त आदि भेदेन त्रिधा कौन कौन है, एक पहला हो जाता है उदात्त, दूसरा है अनुदात्त, और तीसरा है, इसका तीसरा हो जाता है स्वरित। तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, वैदिक वांग्मय में प्रयोग होता था। ठीक है ना, अनुदात्त का चिन्ह जो होता है एक पड़ी पाई होता है वर्ण के नीचे, और स्वरित का जो है एक खड़ी पाई होता है, ऐसे चिन्ह लगा रहता है। जो वैदिक वेद के ग्रंथ आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे मिलेंगे। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त का पड़ी पाई होती है, जहाँ पर अनुदात्त का स्वर होता है, और जहाँ पर स्वरित का होता है वह, जहाँ पर स्वरित का उच्चारण होगा वह जो है वहाँ पर खड़ी पाई वर्ण के में लिखी रहती है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा उसको भी, लेकिन यहाँ पर आप इतने जानिए कि स प्रत्येकम उदात्त। और यह जो उच्चारण है यह उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, पहला उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण था, और ये उच्चारण स्थान, चूंकि मुख है, मुख के भीतर से ही हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें कंठ से, तालु से, जिह्वा से, दंत से उच्चारण होता है, तो उस उच्चारण स्थान के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो वर्गीकरण है वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है। तो अब उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना आप ना भूलें, लाइक और शेयर करें, और किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर लिखें, कमेंट जरूर बताएं, और फिर
उदात्त अनुदात्त और स्वरित के लिए हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।